वकास भाई देखें, हमने एक एप्लीकेशन दी थी सुबान, जो कि डक्की का मैनेजर है, सुबान शरीफ, उसके ब्याह पे 249 ए की एप्लीकेशन दी थी, वो तो पागल। और उसमें हमने कोर्ट को असिस्ट किया कि इसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो इसको इस केस के साथ कनेक्ट करता हो। इसको सिर्फ इस बेस पे अरेस्ट किया गया कि ये उसका मैनेजर था, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी चलान में ये बात साबित हुई कि इसका किसी किस्म की कोई प्रमोशन के हवाले से ना ही कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही इसने किसी एप्लीकेशन पीछे, और इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सामने आई। जब इस केस में समाअत हुई इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो अदालत ने साथ से भी पूछा जो कि अदालत के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने भी टोटली इस चीज़ को ऑन किया कि ये लास्ट 3 मंथ से मेरे पास मैनेजर था, और इसको मैंने 1 लाख तनख्वाह पे रखा था, और ये मेरे हाउस होल्ड के और दीगर जो काम थे वो करता था। इसका काम सिर्फ यही था कि जो मेरी मेल के ऊपर कोई एप्लीकेशन आती है उसको कोई भी कम्युनिकेशन जो होती है उसको मुझ तक कन्वे करना, फिर मेरी इंस्ट्रक्शन पे आके जो भी होता था वो ये करता था। एनी हाउ अदालत ने टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हमारी एप्लीकेशन 249 ए की जो है वो डिसमिस कर दी कि प्रोसिक्यूशन को सुनने का मौका देना चाहिए, एविडेंस पेश करने का मौका देना चाहिए। अभी क्योंकि फर्द जुर्म जो है वो ऐड नहीं हुई, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो इस ग्राउंड के ऊपर अदालत ने हमारी 249 ए की एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस कर दी गई है। बाकी अरूब और जो सादर उमर और डकी है ये अदालत में पेश हुए हैं, उनकी हाज़िरी लगाई है अदालत ने। आज असद नदीम का भी पूछा कि फिर उन्होंने देखा कि उसका अभी तक चलान नहीं आया, तो उसके बाद अरूब ने अपनी बेल जो है, जो लास्ट हेयरिंग पे ऑनरेबल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्शन दी थी कि इसकी बेल जो है वो फाइल करें, अरूब ने अब दोबारा अपनी बेल करवा कर उसको अदालत में जो है वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की है। इसके अलावा अब एक एप्लीकेशन इनकी तरफ से दी गई कि जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैं वो वापस किए जाएं, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और जो पर्सनल बिलोंगिंग उससे जैसे वॉलेट वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो चीज़ें ली गई हैं, उस हवाले से अदालत ने नोटिस किया है NCCO को कि वो आकर इसमें अपना जवाब दें। उनके जवाब के बाद फिर उसके ऊपर कोई फैसला है। ये बताइए कि आइंदा समाअत पर अदालत ने किस चीज़ के लिए केस फिक्स किया है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए अदालत ने बोला है। हाँ जी, अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ क्योंकि एक नई एप्लीकेशन आ गई, तो नेक्स्ट डेट पे चार्ज जो है उसमें फ्रेम होगा, तब प्रॉपर उसके बाद ट्रायल का आगाज़ होगा। मुझे ये बताएं कि अगर दोबारा शरीक मुल्ज़मान का चलान मांगा है तो उसको कंपाइल करके चार्ज फ्रेम करेंगे या फिर एक डेट हो जाएगी? मोस्टली तो यही होता है प्रैक्टिकली कि उसको कंपाइल करके फिर ही चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो लेकिन उस डेट में फिर वो शरीक मुल्ज़म को भी तो वो कापियाँ फराम की जाएंगी, तो डेट हो सकती है? डेट अभी मज़ीद जो है ना वो एक आधी पेशी पड़ सकती है इसमें। अच्छा, ये बताइएगा कि कोर्ट में जो सुपुर्दारी की जो बात हुई, जो उसमें ये मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह मांगे, और ये भी कहा कि जो क्रिप्टो में जो $3,26,000 हैं वो भी उनको वापस किए जाएँ, तो क्या इस स्टेज पर ये रिलीफ अदालत से मिल सकता है जबकि ये सब चीज़ें माल मुकदमे के तौर पर रखी गई हैं? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आमतौर पर ऐसे केसेस में जैसा कि मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जो क्रिप्टो अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो तो सीधा उनका डिफेंस होना है कि जी ये केस प्रॉपर्टी है, और लॉ यही है कि केस प्रॉपर्टी टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस वो वापस नहीं मिलती जब तक अदालत उस केस के ऊपर कोई जजमेंट ना दे दे, कोई फैसला ना दे दे, क्योंकि वो एविडेंस का मैटर है, तो उस पर चांसेस कम है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, यूट्यूब वगैरह, ये चीज़ें जो है वो उनको मिल सकती हैं। मेरी बात सुने कि ये आप कह रहे हैं कि उसके पासवर्ड वगैरह, तो पासवर्ड और ये सारा माल मुकदमा है और उस चलान का हिस्सा है, तो आपको नहीं लगता कि उनके लॉयर्स की जानिब से जल्दबाजी कर दी गई है? पहले ही जो है वो सारी सपुर्दारी चीज़ों की, कुछ चीज़ें तो मिल सकती हैं, ID कार्ड वगैरह, लेकिन आपको लगता है कि पासवर्ड और दीगर चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी इनको? ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब की हद तक जो है वो मुश्किल ही लग रहा है। उसकी वजह यह है कि 50-50 लग रहा है। जो रिकवरी अमाउंट है वो तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो प्रॉपर उन्होंने उसके ऊपर रिकवरी ये जो है ये उन्होंने फ्रीज़ किए हुए हैं। इसके लिए डी फ्रीज़ के लिए आमतौर पर एप्लीकेशन दी जाती है, और उन्होंने सपुर्दारी के लिए अगर उसमें दिया है तो इसमें डिपेंड करता है कि अदालत, क्योंकि वो भी प्रमोशन से लिंक है, तो इसमें मैं, क्योंकि ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमने देखा है इस स्टेज पे वो चांसेस कम होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इस केस के ट्रायल कंप्लीट होने से पहले डकी भाई का यूट्यूब चैनल बहाल हो सकता है या नहीं? हो सकता है, डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। देखें, अल्टीमेटली तो वकास भाई ये केस एक्विटल का ही है, क्योंकि जिस तरह की बोगस इन्वेस्टिगेशन आपके सामने आई है, लेकिन ये है कि अभी वो स्टेज नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ें इनको वापस मिल जाएंगी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है? नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 20 है शायद, 17 दिसंबर का। 17 दिसंबर 20 है।
17 दिसंबर। लेकिन ये जो सुभान गरैन साहब पर फर्द जुर्म होगा, ये भी बता दें फर्द जुर्म होता क्या है? फर्द जुर्म बेसिकली एक मुख्तसर सा जो एलिगेशन की एक लिस्ट समरी होती है जिसमें एक्यूज पर्सन को बताया जाता है कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने ये एलिगेशन लगाए हैं और आप इसके डिफेंस में क्या कहते हैं। अगर तो वो कहता है कि जी मैं इसमें कन्फेशन कर लेता है तो अदालत उसी मौके पर सजा सुना देती है। लेकिन अगर वो कहता है कि आई एम इनोसेंट, मैं गिल्टी नहीं हूँ, ट्रायल का मौका दिया जाए, तो देन अदालत कहती है प्रोसिक्यूशन को कि अपने एविडेंस लेकर आएँ। और आज ये भी बता दें कि इस केस की कितनी सज़ा है, ये भी ज़रा आज क्लियर कर दें। लोग ये सोच रहे हैं कि डक्की रिहा हो गया तो अब डक्की को जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। इसी केस में ट्रायल में अगर सज़ा हो जाती है तो कितनी सज़ा हो सकती है? यार देखें, अभी एक फेज़ कंप्लीट हुआ है बेल का, अभी ट्रायल बाकी है, अभी सेकंड फेज अब स्टार्ट हुआ है जिसमें उसको बरी करवाना है। ठीक है, सज़ा तो जो सेक्शन लगे हैं उन सज़ा उनके मुताबिक 7 ईयर पनिशमेंट है, 420 जो उसमें है, बाकी सब की 3 साल सज़ा है, 420। अब ये सज़ा तब हो सकती है अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स प्रूव करती है। क्रिमिनल केसेस का एक सीधा सा फार्मूला है, डायरेक्ट एविडेंस चाहिए, क्लियर एविडेंस चाहिए। अगर वो नहीं है, ज़रा सा भी डेंट है, ज़रा सा भी डाउट है, तो सज़ा के चांसेस नहीं होते। इस केस में कितने % चांसेस हैं सज़ा के और कितने % के नहीं है, क्योंकि फैक्ट ही सामने नहीं आए? इसमें तो सलमान भाई आप भी जानते हैं कि ये सारा का सारा जो है ना केस, इसमें किसी चीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं है। जिस टीम ने इन्वेस्टिगेशन की थी वो इस वक्त जेलों में है और केस है गैम्बलिंग की प्रमोशन का, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। ये मैंने पहले दिन भी बात की थी, आज तक भी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में एक ही सेक्शन है 37 कि जनाब अगर कोई इलीगल काम होता है तो आप वो लगा के, कोई इलीगल काम कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से। दूसरी बात, इसमें फ्रॉड के सेक्शन लगाए गए सारे, उसके लिए कोई इनके पास बंदा कोई नहीं है जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो, तो ये सारा केस हवा में लटक रहा है। रामेश साहब ये बताइएगा, इस मुकदमे में जो डक्की है जब से गिरफ्तार हुआ वो खामोशी, उसने लंबी खामोशी रखी हुई है, क्या वकील ने उसको खामोश करवाया है या वो खुद किसी वजह से खामोश है? देखें, जो मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन थी जब वो जेल में थे तब तो उनकी लीगल टीम ने उनको मना किया हुआ था कि आप किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट ना दें। तो अभी भी जिस तरह के 100 दिन के बाद उसको रिहाई मिली है तो इंसान थोड़ा खौफज़दा भी होता है और हर चीज़ को बड़ा कैलकुलेटेड वे से लेकर चल रहा होता है। तो लग तो यही रहा है कि वो अभी कोई 10-15 दिन मज़ीद इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद फिर सर्कमस्टांसेस के मुताबिक शायद वो कोई इसमें अरूब के मुतालिक बता दें कि अरूब भी इस केस के अंदर चलान में उसको भी रखा गया, वो कहाँ स्टैंड कर रही है? वो भी इसी तरह ही फ्री हो जाएंगी या वो भी कहीं अंदर धरी सकती हैं? जी हारून साहब, उसमें अरूब का जो रोल है अभी तक जो चलान में सामने आया है वो ये है कि ये डक्की के साथ वीडियो में नज़र आई है या मुलव्वस पाई गई है, ये चलान की वर्डिंग है। अब वो उनकी वाइफ है, वीडियो में नज़र आना तो कोई किसी किस्म का जुर्म नहीं है, या तो वो कोई ऐसी चीज़ सामने लेकर आएँ कि जो गैमलिंग ऐप की प्रमोशन से जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कोई उनको बेनिफिट मिला है या उनके अकाउंट में कोई चीज़ ट्रांसफर, इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। तो अभी तक सिर्फ यही है कि जी वो वीडियो में नज़र आई हैं और एक मोबाइल फ़ोन उनसे कब्जे में लिया गया, वो भी उनका ज़ाती इस्तेमाल में था, उसमें से भी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। तो उनका केस भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग, उनको खाना नंबर 2 में रखा गया है, उनको के चलान में मेन एक्यूज में रखा गया। उनको नंबर 2 में किसी को भी नहीं रखा, उन्होंने इनको गिल्टी ही लिखा, तभी तो अदालत ने बेल जो है वो कहा था कि दोबारा करवाएं और आज दोबारा करवाई सेशन कोर्ट से। जी बेल दोबारा उन्होंने आज दी है ना, इसीलिए क्योंकि अदालत ने यही बात की थी कि मेरे पास जो चलान है उसमें आप खाना नंबर 2 में नहीं है, उसमें आप गिल्टी हैं और उसमें चाहे आपके खिलाफ जब उन्होंने लिख दिया तो एविडेंस फिर उनका देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फयाज भाई, एक आखिरी बात ये बताएं कि इस केस के जो गवाह हैं वो इस वक्त वो खुद जेल में हैं, तो क्या उन अफसरान की गवाही काबिल कबूल होगी अदालत में? देखिए, वो तो जेल से तलबी करके स्टेटमेंट उनका लिखा जा सकता है, अभी भी वो कोई ऐसा उसकी क्या अहमियत क्या होगी, क्योंकि इसी केस में वो रिश्वत के इल्ज़ाम में गए हैं, तो उस केस की उनकी स्टेटमेंट की, उनकी गवाही की क्या लीगल हैसियत क्या है? जबकि उस रिश्वत के इल्ज़ाम में जो वो भी साबित नहीं है। जो ये क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड है। जो कानून शहादत ऑर्डर हमारा एक लॉ है जो एविडेंस को डील करता है, उसके मुताबिक ये है कि जो गवाह का करैक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो झूठी गवाहियाँ ना देता हो, रिश्वतखोर ना हो, बिल्कुल। तो ये उस लिहाज से तो फिट केस है कि उनको उनकी गवाही जो है वो मशकूकी कंसिडर की जाएगी। और लेकिन जब वो मुजरिम बन जाए तब अभी तो वो भी मुल्ज़म है, अभी उसमें उनको सजा नहीं हुई उस केस में। तो ये डिपेंड करता है कि अदालत किस नज़र से इसको देखती है और एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन
जो वकील साहब है वो किस तरह से उसको एक्सपोज करते हैं। लेकिन ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन का जो रोल होता है वकील का, वो बड़ा तगड़ा रोल होता है। उसमें जितना अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तब पता चलेगा कि क्या Thank you very much, इसका भाईजान। ओके।